तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपके अपने परिवार AKGS रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। हो सकता है आपके हाथों की लकीर आपको मंजिल तक ना पहुंचाएं, लेकिन ये आपकी कड़ी मेहनत, ये आपका परिश्रम आपको मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। जैसा कि आपको पता है, उड़ान बैच की श्रृंखला में इकोनॉमिक्स में हम पंचवर्षीय योजनाएं पूरी कर चुके हैं। आज जो हमारा चैप्टर चलेगा वो चलेगा अर्थव्यवस्था के प्रकार। यहां से एक सीधा साधा सिंपल सा बहुत ही सरल कंसेप्ट है, इसको आप एक ही बार में और बड़ी आसानी से समझ जाओगे। यहां से एक प्रश्न जरूर बनेगा, 1 नंबर का प्रश्न बनेगा, तो उस 1 नंबर के लिए इस क्लास को लेना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रोचक क्लास होने वाली है। बहुत ही इंटरेस्ट के साथ और कॉन्फिडेंट होकर पढ़ेंगे, ठीक है ना। आइए तो समझते हैं कि अर्थव्यवस्था के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो ये तो नॉर्मली आप जानते ही हो कि अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहली होती है आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था पहली कौन सी होती है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। दूसरी कौन सी होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरी कौन सी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था। और तीसरी कौन सी होती है? मिश्रित मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की आपकी अर्थव्यवस्था होती हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारे संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में आपको पता है, अगर छोटे मोटे देशों को लगा लिया जाए तो लगभग 200 के आसपास जो देश हैं, उनमें से कोई समाजवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करता है, तो कोई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करता है, तो कोई मिश्रित अर्थव्यवस्था को फॉलो करता है। आखिरकार समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? कैसे पहचानेंगे कि यह देश, कोई सा एक देश वो समाजवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करता है या किसी और को? कौन सा देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करता है या फिर उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ये हम कैसे पहचानेंगे? तो उसी के लिए इन तीनों अर्थव्यवस्थाओं को जानना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इनको जानने के लिए हमको उत्पादन के बारे में जानना पड़ेगा। उत्पादन, आप सोच रहे होंगे कि उत्पादन का क्या संबंध हो गया इससे? प्रोडक्शन। एक बात बताइए, अर्थव्यवस्था किससे बनती है? उत्पादन से ही तो बनती है। उत्पादन होके जो भी उत्पाद होता है, जो प्रोडक्शन के बाद प्रोडक्ट बनता है, उसको बिकने के बाद ही तो ही अर्थव्यवस्था बनती है। और यह जो अर्थव्यवस्था है, ये कंट्रोल के आधार पर, कंट्रोल के आधार पर कि किसका कंट्रोल किसके हाथ में होता है, किसका कंट्रोल किसके हाथ में नहीं होता है, या फिर किस पर ज्यादा होता है, किस पर कम होता है। तो कंट्रोल के आधार पर है कि नियंत्रण किसके हाथ में रहता है, उसका असली मालिक कौन है, औपचारिक और अनौपचारिक मालिक कौन है, किसकी चलेगी, कौन नियम बना सकता है, कौन नहीं, ये सब अर्थव्यवस्था में हम पढ़ेंगे। तो उत्पादन, मान लीजिए हमको उत्पादन करना है, तो सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी उत्पादन करने के लिए? बताइए। उत्पादन करना है, मान लीजिए हमको कोई भी उत्पादन करना है, सपोज कर लीजिए हमको कृषि की करनी है, कृषि, तो सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी? हमको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी जमीन की, और जमीन खरीदने के लिए हम पर क्या होना चाहिए? पैसा। तो सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी? पूंजी की। किसकी? पैसे की, पैसे की, कैपिटल। यहां पर कैपिटल राजधानी मत समझ लेना। हो सकता है कुछ एडवांस बच्चे होते हैं तो वो समझ लेते हैं कि यहाँ पर कैपिटल का मतलब तो राजधानी है। यहाँ पर राजधानी नहीं, कैपिटल मतलब पैसा। इकोनॉमिक्स की भाषा में कैपिटल का मतलब होता है पैसा, और जियोग्राफी की भाषा में कैपिटल का मतलब होता है
राजधानी। और इंग्लिश की भाषा में कैपिटल का मतलब क्या होता है? बड़ा अक्षर। समझ गए ना, कैपिटल लेटर। हाँ वही बात। तो यहां पर कैपिटल का मतलब क्या है? पूंजी। सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी? हमको पैसे की जरूरत पड़ेगी अगर हम किसी भी चीज का उत्पादन करें तो। और दूसरी किसकी जरूरत पड़ेगी बताइए? दूसरी जरूरत पड़ेगी भूमि की, भूमि, लैंड की। एक बात बताइए, अगर हमको कृषि उत्पादन करना है, कृषि उत्पादन करना है तो सबसे पहले तो जमीन खरीदने के लिए पैसा चाहिए, उसमें क्या बोना है, प्लानिंग के लिए पैसा, उसका बीज लाना है उसके लिए पैसा, उसके लिए दवाई लानी है तो उसके लिए पैसा। तो सबके लिए पैसा चाहिए, तो पैसे लाना तो काम चलेगा ही नहीं। तो सबसे पहले जरूरत क्या है? पैसे की, कैपिटल की। दूसरा है भूमि की जरूरत। उस प्रोडक्शन को करवाने के लिए, उस फैक्ट्री को लगाने के लिए, उस कृषि को करने के लिए हमको एक जमीन की आवश्यकता होती है, जो दूसरे नंबर पर आती है। तीसरे का मतलब होता है उद्यमी। उद्यमी, उद्यमी क्या? उद्यमी क्या? व्यापारी। यहां पर उद्यमी या व्यापारी, देखिए हमको जैसे कृषि में कर रहा हूं तो कृषि को करने वाला भी तो चाहिए कोई। कृषि का मालिक क्या है? यहां पर मालिक भी उद्यमी या फिर व्यापारी कहलाता है। मालिक, अगर कोई फैक्ट्री आप चला रहे हो तो उसका कोई व्यापारी, उद्यमी या फिर कोई मालिक तो होगा, मालिक तो होगा। तो फिर मालिक भी बहुत ज्यादा जरूरी है, मालिक की बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। और चौथा आपके लिए क्या चाहिए? चौथा चाहिए श्रमिक, लेबर, श्रमिक। क्या प्रोडक्शन बिना श्रमिक के हो जाता है? अगर आप कृषि करना चाहते हो तो सबसे पहले पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि कैपिटल चाहिए। अगर आप किसी कृषि को करना चाहे, खेती करना चाहे, उसमें कुछ उगाना चाहे, तो उसके बीज के लिए, उसकी जमीन उपलब्ध कराने के लिए, हो सकता है आप पर खेत नहीं तो किराए पर खेत लेना पड़ेगा, तो उसके लिए कैपिटल की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? आप खुद ही सोच लीजिए, पड़ेगी। फिर भूमि चाहिए। कृषि करोगे कहां पर? ऐसा तो हो नहीं छत पर कृषि हो जाएगी, आपको जमीन पर ही कृषि करनी है, तो जमीन की आवश्यकता पड़ेगी। और कृषि को करने के लिए एक मालिक, जो इन सब कामों को कर रहा है, जो पूंजी लगा रहा है, जो भूमि को किराए पर या फिर अपनी भूमि लगा रहा है, वह एक मालिक होता है, उसकी भी हमको जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद उस खेती को करवाने के लिए, उसमें मदद के लिए, उस प्रोडक्शन को बेहतर बनाने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी, लेबर की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको अब समझ में आ गया होगा, ये 4 पॉइंट हैं प्रोडक्शन के लिए जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इनमें से एक भी गायब हुआ, अगर इन चारों में से अगर कोई सा एक भी गायब होता है तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा। जैसे कि आपने किंगफिशर देखी है, किंगफिशर जो शराब आती है, उसमें क्या था? उसके पास पैसा भी था, उसके पास पैसा भी था, उसके पास फैक्ट्री बनाने के लिए लैंड भी थी और रेंट पर भी ले रखी थी भूमि। और उसको जो उद्यमी था, लेकिन वो भाग गया। जो किंगफिशर का जो उद्यमी था, जो एंटरप्रेन्योर था, जो मालिक था, वो भाग गया। और श्रमिक भी थे, तो मालिक के भगने से भी प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। लेबर भाग जाएगी तो प्रोडक्शन होगा ही नहीं। और अगर लैंड नहीं रहेगी तो प्रोडक्शन करोगे कहां से? और पूंजी नहीं रहेगी तो प्रोडक्शन करवाओगे किससे? ये तो सिंपल है। तो चारों की जरूरत पड़ती है। अब आप कहोगे तो फिर इसका रोल इस अर्थव्यवस्था में क्या? आपने यहां अर्थव्यवस्था के लिए इसको प्रयोग क्यों किया? तो अब मैं आपको बताऊंगा। अगर ये प्रोडक्शन केवल सरकार करे, अगर इस प्रोडक्शन का पूरा जो मालिकाना हक है अगर वो सरकार के पास हो, तो क्या कहलाएगी? समाजवादी अर्थव्यवस्था। कितना आसान हो गया, एग्जाम्पल के साथ समझोगे आप। अगर उत्पादन का जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में है? अगर इस प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी रूल एंड रेगुलेशन बनाना है, कोई नियम और अधिनियम बनाना है, तो सरकार बनाएगी। किस अर्थव्यवस्था में? समाजवादी अर्थव्यवस्था में। कहने का तात्पर्य यह है, अगर पूरा कंट्रोल समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार के पास है तो वह कौन सी अर्थव्यवस्था हो जाएगी? समाजवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। वह कौन सा देश है जिसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो वो आपको एग्जांपल के रूप में बता दूं, रूस। रूस में कंट्रोल होता है प्रोडक्शन पर पूरा सरकार का।
तो समाजवादी अर्थव्यवस्था रूस में है। अगर यह उत्पादन, अगर इस उत्पादन का कंट्रोल अगर कोई प्राइवेट एक आदमी के हाथ में हो तो वो हो जाती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अरे आप इसे भी बड़ी आसानी से समझ गए। अगर प्रोडक्शन का अगर मालिकाना हक, अगर नियम और अधिनियम, रूल एंड रेगुलेशन अगर कोई एक इंसान बनाए, अगर एक इंसान फॉलो करवाए, तो वह कौन सी अर्थव्यवस्था हो गई आपकी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कौन से देश में है? एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं, यूएसए, अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। आ गया समझ? प्राइवेटाइजेशन है, यहां पर पब्लिक है। अगर ये उत्पादन, अगर इस उत्पादन का कंट्रोल दोनों के हाथ में है, कुछ सरकार के हाथ में और कुछ कोई प्राइवेट इंसान के हाथ में, तो कौन सी अर्थव्यवस्था होगी? कहने का मतलब यह है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था प्लस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अगर दोनों मिलकर काम करने लगे तो कौन सी अर्थव्यवस्था होगी? तो वो होगी मिश्रित अर्थव्यवस्था। बड़ी आसानी से समझ गए। यानी कि अगर इसके प्रोडक्शन में सरकार भी उतना हाथ बढ़ाए जितना एक आम इंसान बढ़ा रहा होगा, एक मालिक एक अलग मालिक निभा रहा होगा, तो क्या होगी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा और सबसे बेहतर जो उदाहरण है वो है अपना भारत। कौन है? अपना भारत। अगर अब आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसमें समाजवादी भी उतना रोल निभाता है, उसमें पूंजीवादी भी इतना रोल निभाता है। अब आपको बड़ी आसानी से समझ आ गया होगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को देखकर अब आप आसानी से बता सकोगे कि किस देश की कौन सी अर्थव्यवस्था है, कैसी अर्थव्यवस्था है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था रही तो इसमें किन लोगों को फायदा होगा? अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था है तो इसमें किन लोगों को फायदा होगा? तो इसमें होगा आपके गरीब लोगों को फायदा। जैसे कि आप मान लीजिए, अगर कोई भी अगर हेलीकॉप्टर कंपनी है, अगर कोई जेट की कंपनी है, अगर वह टिकट बेच रही है, तो जो पब्लिक जो होगी, अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था है तो वो टिकट रखेगी 3000 की, 4000 की, ठीक है ना। लेकिन अगर उसका कंट्रोल पूंजीवादी किसी निजी इंसान के हाथ में दे दिया जाए तो वह उसकी टिकट रखेगा 50,000। तो वो तो अमीरों के लिए फायदा हुआ ना, कि वो अच्छे ढंग से जाएंगे और उनके लिए जहाज की सुविधा मिल पाएगी। और यहाँ पर अगर कम रहेगी तो गरीब अमीर सब एक समान। तो जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है वो किसके लिए फायदेमंद है? वो गरीबों के लिए फायदेमंद है। और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ये किसके लिए फायदेमंद है? ये अमीरों के लिए फायदेमंद है। और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है ये किसके लिए फायदेमंद है? तो ये है आपकी सबके लिए फायदेमंद, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। इसीलिए तो भारत महान है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को फॉलो करता है अपना ये हिंदुस्तान। मैं उम्मीद रखता हूं बड़ी आसानी से, बड़े ही सहज तरीके से ये आप सबको बड़े ही प्यार से सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर अर्थव्यवस्था से अगर आज के बाद कोई भी सवाल बन जाए तो वो आपसे छूटेगा नहीं, वो आपका गलत नहीं होगा, आप उसमें अवश्य ही झंडे गाड़ेंगे। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में। अब ये आपका अर्थव्यवस्था के जो प्रकार, जो ये चैप्टर आपका दे रखा था यूपी SSC पीईटी परीक्षा के सिलेबस में, यह पूरा हो चुका है। बस इसमें यही था जिसको आप सीख चुके हो। अब क्या करना है, अब मिलेंगे अगले चैप्टर में। जो भी अगला चैप्टर होगा अब उसकी क्लास आगे होगी, जुड़ना मत भूलिएगा। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से, बहुत ही सहज, बहुत ही ट्रिक और मेथडों के साथ, बेस्ट मेथडों के साथ आप लोगों को सिखाया जा रहा है। तो जुड़ना मत भूलिएगा। इकोनॉमिक्स की अगली क्लास से। जय हिंद, जय भारत।